तो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन को। इस चैप्टर को हम डीपली पढ़ने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। ओके, वी आर फैमिलियर विद द यूटिलिटी and importance of acid, bases and salt in our daily life. For example, the sure taste of vinegar is due to acidic. तो विनेगर जो है उसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिड की पहचान भी, जैसे लास्ट में इसमें COOH लिखा है, कितने सी हैं? सी काउंट करो कितने हैं? सी है 2, तो 2C से क्या बन जाएगा? मीथेन, इथेन। तो इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको बेस बोल रहे हैं, विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है। इसको हम सोप बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो हम एसिड से क्या बना रहे हैं? विनेगर बना रहे हैं। और बेस से हम क्या बना रहे हैं? सोप, साबुन बना रहे हैं। एंड सोडियम क्लोराइड इन द कॉमन सॉल्ट, जो आज हम नमक यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। ये क्या बन गया? फूड का इंग्रेडिएंट्स बन गया। It may not be possible to identify all the salt by their taste, as in the case of acid and bases. They have their own characteristics which help their identifications. हम ऐसे ही किसी को नहीं देखकर ऐसे पहचान सकते। हर एसिड, बेसिस या सॉल्ट है, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कैरेक्टरिस्टिक को जानकर हम उसको पहचान सकते हैं। आइदर दे आर एसिड, आइदर दे आर बेस, आइदर दे आर सॉल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट NaCl, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, copper sulfate, etc., some of the well-known salt we come across quite often. General salt are formed by the chemical combination of acid and bases. तो अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि वॉशिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, इसको भी हम जानते हैं, लेकिन इनकी कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन होती है एसिड एंड बेसिस के साथ, तो इसकी स्टडी भी हम इसके साथ करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इन ऑर्डर टू नो वेदर a substance is acid or a base. Should first know the meaning of them, acid and basis indicators or just indicators. तो एसिड और बेसिस को हम सबसे पहले इंडिकेटर के थ्रू समझेंगे कि किस, अब इंडिकेटर्स भी हमारे क्या क्या हैं, वो हमारे चैप्टर्स ऑन टिप्स में आएंगे। नाउ इंडिकेटर्स, it is a dye that change color when it is put into acid and bases. Indicator means dye, मतलब कलर। कलर के थ्रू हम समझ सकते हैं either they are acid, either they are base. It gives different colors in acid and bases. The 3 common indicators to taste the acid and bases are litmus, methyl orange and phenolphthalein. These are the 3 indicators. Which one? Litmus paper, methyl orange and phenolphthalein. ओके, तो लिटमस पेपर का क्या है, कैसे हम इसको लिटमस पेपर पे आइडेंटिफाई करेंगे? आइदर दे आर एसिड, बेसिस, ओके, देन मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein. The most common indicator used for testing acid and bases in the laboratory is litmus, which can be used in the form of litmus solution or in the form of litmus paper. It is 2 types, blue litmus and red litmus. Litmus is a natural indicator whose
नेचुरल कलर्स इज पर्पल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, क्या है कि लिटमस पेपर जो है उसका नेचुरल कलर क्या है। तो क्या है नेचुरल कलर उसका? पर्पल। ओके, अब नॉलेज बूस्टर में क्या बताते हैं, एन एसिड टर्न ब्लू। लिटमस पेपर पे ही हम इसको ध्यान रखेंगे कि एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर का कलर तो पर्पल है, लेकिन जब एसिड लिटमस पेपर पे डाला जाता है तो दैट इज ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस में आ जाता है। देन ओके सर। द बेस इज एल्कली टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो यहाँ पे हम तीनों पॉइंट को अपने माइंड में रखेंगे कि लिटमस पेपर का नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, लिटमस का एसिडिक में ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है, और बेसिस में टर्न होता है रेड टू ब्लू। ओके, ये तीनों कलर को अपने माइंड में रखेंगे और फोकस करेंगे आगे के लिए, क्योंकि पेपर में क्या एमसीक्यूज में आ सकता है, व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर, क्या बताएंगे उसमें? यस सर। व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर पर्पल। एंड व्हाट इज द एसिडिक कलर? ब्लू। ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू। And basis is red to blue. Now another indicator is methyl orange. Methyl orange is synthetic indicators, okay, whose natural color is orange. अब इसको कैसे नेचुरल, इट मीन्स मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल में ऑरेंज लगा, इट मीन्स क्या है, नेचुरल कलर क्या है, ऑरेंज है। तो इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, माइंड में रख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज जो है नेचुरल कलर क्या है, ऑरेंज ही है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर पिंक कलर in the acid solution, and methyl orange indicator give yellow color in basis solution. तो इस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को भी हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेचुरल इंडिकेटर नहीं कह सकते इसको, सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर है, और न्यूट्रल कलर जो है इसका क्या है, ऑरेंज है, एंड एसिड के साथ क्या है इसका कलर, पिंक है, और बेसिस के साथ येलो है। ओके, अनदर थर्ड इंडिकेटर इज phenolphthalein. Phenolphthalein is a synthetic indicators, not natural, it is man made by. Phenolphthalein is synthetic indicator whose neutral color is colorless. Phenolphthalein indicators is a colorless in acid solution, colorless in acid solution, and phenolphthalein indicate whose pink color in basis solution. That's why the synthetic indicator phenolphthalein neutral color is colorless, and acidic color is also colorless, just look like a our water. कलरलेस मतलब हमारे पानी की तरह दिखता है, जैसा पानी का कलर, पानी का कोई कलर नहीं है ना, वाटर यस का कोई सर। कलर नहीं है। तो phenolphthalein just look like neutral color is like a colorless, and acidic also colorless, and basis solution it its color is pink. So phenolphthalein indicate give pink color in the basis solution. These are the three indicators which have identify acid and bases. Okay, now another indicator is olfactory indicators. olfactory indicator it means जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन है ना, जिसमें हमारा स्मेलिंग का एक सेंस है, सूंघने का, कि हम स्मेल करके पता लगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी ने लहसुन खाया है ना,
तो उसके माउथ से स्मेल आएगी, आती कि नहीं? तो इट मीन्स ऐसे इंडिकेटर्स भी है, ऐसे सॉल्यूशन से भी हम पता लगा सकते हैं। दीज आर द ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स, जिसको सेंस ऑफ स्मेल से समझ सकते हैं। द टर्म olfactory means related to the sense of smell. Those substances whose smell change in acid or basis solution are called olfactory indicators. Those indicators whose smell get changed when acid or bases are added to them. ऑनियन नॉलेज बूस्टर देखिए, ऑनियन हैज अ characteristics of smell. When an basis solution like sodium hydroxide solution is added to the cloth strip treated with onion, the onion smell cannot be detected. An acidic solution like hydrochloric acid, however, does not destroy the smell of onion. Thus can be used as a test of acid and bases. तो ऑनियन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें स्मेल आती है। अगर हम बेसिस सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं, इज एडेड टू द क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद ऑनियन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ऑनियन के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो उसमें ऑनियन की स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाउएवर डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियन। तो हम जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी में क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है। कहीं ना कहीं सॉल्ट डालने के, सॉल्ट क्या है, कुछ हद तक बेसिस है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बेसिस सॉल्यूशन को अगर हम डाल रहे हैं ऑनियन के साथ, ऑल्फैक्टी इंडिकेटर के साथ, तो उसकी जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं होती, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ऑल्फैक्टी इंडिकेटर को डालते हैं तो उसकी स्मेल डिटेक्ट होती है, उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। दैट्स अ पॉइंट। ओके, यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम बेसिस के साथ ऑल्फैक्टी इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉयड नहीं क्या कर सकता। कैन नॉट बी डिटेक्टेड। और उसकी नहीं, बेसिस में क्या है, बेसिस में तो कर सकते हैं सर, पर एसिड में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियन, ये है, एसिड में से नहीं होती और बेसिस में हो जाती है, हो सकती है। हाँ, ये पॉइंट। तो दीज आर द इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास इंडिकेटर आ गए 4। नंबर 1 लिटमस पेपर, नंबर 2 मिथाइल ऑरेंज, नंबर 3 फिनोपेथलिन एंड नंबर 4 ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये काम कहाँ पे आएंगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी प्रॉपर्टी आएंगी एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। अब ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स का ही आ जाएगा एग्जाम्पल कि बताइए कि बेसिस सॉल्यूशन के साथ स्मेल ऑल्फैक्टी इंडिकेटर को डिटेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या आंसर लिखेंगे? क्या सर? क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑल्फैक्टी इंडिकेटर का बेसिस सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज किया तो इसकी स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, नहीं किया जा सकता। ओके, ये फोकस पॉइंट याद रखना है, इसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और एसिड सॉल्यूशन के साथ क्या लिखा है,
डज नॉट डिस्ट्रॉयड द स्मेल ऑफ ऑनियन, इसकी स्मेल को डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। मतलब ऑल बेसिस में स्मेल डिस्ट्रॉयड हो जाती है और एसिड में स्मेल डिस्ट्रॉयड नहीं होती। ओके, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज का ऐसे ही क्वेश्चन आज, व्हाट इज द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज? Orange. What is the neutral color of phenolphthalein? Colorless. What is the acidic color of phenolphthalein? Colorless. That's इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा, इससे हमारे कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को भी हमने याद कर लिया है। अब मान लो पेपर आता है, पेपर में आ जाता है राइट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, तो हमने तो भाई पढ़ा नहीं है, व्हाट हैपन, क्या होगा? तो हमने करेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ी है इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए लिटमस पेपर, तो एसिडिक में वही जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है प्रॉपर्टी जो है एसिड के उसमें भी डाल सकते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है स्योर टेस्ट, खट्टा होता है, एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। ऑलमोस्ट ऑल एसिड सब्सटेंस हैव स्योर टेस्ट, सारे एसिड क्या खट्टे हैं, नींबू खट्टा है। एक्शन ऑन द, अब हमने लिटमस पेपर का सारा पढ़ा हुआ है, तो एक्शन ऑन लिटमस पेपर, acid turn blue litmus to red, okay, and second methyl orange, turn pink when its color are added the solution of acidic substance। अब सारे एसिड की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, एक मिनट वेट करना। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? यस, मैं कहाँ पे हो? यही हूँ सर। तो मैं यहाँ पे था कि सारे जो एसिड की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, एसिड की प्रॉपर्टी कॉमन है जो करोसिव इन नेचर है। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है कि एसिड क्या है, करोसिव इन नेचर है। मोस्ट ऑफ द एसिड आर करोसिव इन नेचर, दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लॉथ ऑन विच दे फॉल। तो क्या होता है कि अगर एसिड को स्किन पर यूज किया जाता है तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगा,
अगर एसिड को क्लोथ कपड़ों में, अगर एसिड कपड़ों में डल जाता है ना, तो उसमें क्या छेद हो जाते हैं। तो इट मीन्स एसिड की ये प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है, ये तो नॉर्मल सभी को याद रहती है ना। तो कोई स्पेशल हम याद नहीं कर रहे, कोई स्पेशल हम एसिड की प्रॉपर्टी को रटने बैठ जाए, ये तो नहीं है। सिंपल है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही को एसिड की प्रॉपर्टी है। ओके, एसिड जो ओके है सर। मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें हमें याद रखना है, जब एसिड को मेटल के साथ यूज किया जाता है तो कौन सी गैस जो है इवेल्युएट होती है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा। दैट्स अ पॉइंट। क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि विच गैस evaluate when acid react with metal, hydrogen gas. हाइड्रोजन। It is displacement reaction. In this reaction the hydrogen H2SO4 is displaced by the zinc. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव, है ना, लेस रिएक्टिव को। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज में जो प्रोसेस है उसको भी देखना है कि हाइड्रोजन जिंक को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसका। तो हाइड्रो जिंक इज जो है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन देयर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, अपना डिस्प्लेस हो रही है। नॉलेज बूस्ट देखिए क्या बताता है, द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, दिस इज सीन द हाइड्रोजन गैस। द मेटल कंबाइंड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड द फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। अब सिंपल प्रॉपर्टी इसको नीचे वाले प्रोसेस से समझ सकते हैं। एसिड को अगर मेटल के साथ इन्वॉल्व किया जाए तो जो बनता है वो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो मेटल को अगर हम, जैसे नॉर्मल भी हम देखते हैं ना, सोडियम इज ऑल्सो अ मेटल। तो मेटल को जब हम किसी के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, मेटल प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अनदर रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या किया, metal carbonate dispose, metal carbonate is liberation carbon dioxide and to form of corresponding salt and water। तो it means क्या है, metal carbonate के साथ क्या है, metal carbonate plus acid gives us salt, water and carbon dioxide। तो यहाँ पर हमें इसको भी याद रखना है। when sodium carbonate is treated with a dilute hydrochloric acid and carbon dioxide is liberated, the sodium chloride and water are formed। तो सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को HCl के साथ अगर यूज करते हैं तो हमारा क्या लिबरेटेड हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2। When calcium carbonate is treated with dilute hydrochloric acid and carbon dioxide is liberated, calcium chlorine and water is formed। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ करते हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड हो रही है। द रिएक्शन विद मेटल एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल रिएक्ट विद, इस पेज पे है हम लोग, रिएक्शन विद मेटल hydrogen carbonate, acid react with metal bicarbonate
to give the carbon and carbon dioxide with evanescence in the forming of corresponding salt in waters NaHCO3 and plus CHCl, that gives NaCl, H2O and plus CO2. Reaction with bases. When an acid react with bases, it forms salt and water. As a result, the acidic property of acid disappear. Okay. Okay, sir. अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो एग्जाम में आता रहता है. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्या होता है बताइए. दोनों तरफ को न्यूट्रलाइज करना. क्या करना? दोनों साइडों को न्यूट्रलाइज करना. कौन सी साइड्स को? केमिकल इक्वेशन को. वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एसिड और बेस को एक साथ यूज किया जाए, ठीक है, एसिड रिएक्ट विद बेसिस, तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा. ये माइंड में हमेशा याद रखना है. ये पेपर में काफी टाइम आता है, काफी बार पेपर में आता है, तो तुम्हारे भी काफी बार आया है. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस टू गिव salt and water, okay, that is called neutralization reaction. अब इसमें दो एसिड क्या है? NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O. Okay. Neutralization reaction, the reaction between an acid and bases to give a salt and water is known as neutralization reaction. Reaction with metallic oxide like Qclab. Therefore, calcium oxide CaO, copper second oxide CuO, magnesium oxide MgO, etc. react with acid to form salt and water. तो ये मेटल जो है जब ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है. ओके. तो हमारी ये काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हमें, अब ये प्रॉपर्टी यूज़ कहाँ पे होंगी, कैसे आएंगी? कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं होता कि पूरी प्रॉपर्टी राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ऐसा. ये प्रॉपर्टी एमसीक्यूज वगैरह शॉर्ट आंसर्स में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आती है. यूटिलाइजेशन रिएक्शन काफ़ी टाइम आता है, हर बार आता है, याद रखना है. अगर हम एसिड और बेस को जोड़ते हैं, अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है. याद रखना है इसको हमेशा. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, जैसे अभी हमने इंडिकेटर पढ़े थे, है ना. इंडिकेटर जब हमने पढ़े तो उसमें हमने बेसिस की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है. तो जैसे एसिड में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, उसी तरह बेसिस की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बेसिस क्या है? बिटर इन टेस्ट है, एंड स्लिपरी और द सोफी इन टच. स्लिपरी का मतलब जैसे साबुन को अगर हम टच करते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है? वो थोड़ा स्लिपरी मोशन में होता है, चिकनावट साबुन में होती है. Action on the litmus paper, they turn red litmus to blue, and action on the phenolphthalein, they turn phenolphthalein
सॉल्यूशन पिंक। जो ऊपर हमने इंडिकेटर जो पढ़े हैं ना वही है। Bases also in corrosive in nature. Some bases like caustic soda, calcium hydroxide, and caustic potassium hydroxide, and produce the burning sensation on the skin. याद रखना है ये these are also bases so that causes burning sensation on the skin. Potassium hydroxide, caustic potash, and sodium hydroxide. These causes burning sensation on a skin. Reaction with bases. The reaction between an acid and bases is called neutralization. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो दोनों साइड में हम उसको रख सकते हैं। एसिड या बेस को किसी भी फॉर्म में रखने पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। तो दैट प्रॉपर्टी इज also the property of bases. Reaction with metal. Some bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide react with acid like zinc and aluminium to liberate hydrogen gas with formation of salt. तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें भी फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। लेकिन अब हमें याद रखना है कि जब हम बेसिस के साथ कर रहे हैं रिएक्शन तो हमें हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है, OH आयंस मिलते हैं। ओके, तो इस तरह ये प्रॉपर्टीज जो हैं। एक और है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is non-metallic oxide pass through the lime water CaOH2 which is the basis, they react to produce salt CaCO3 and water. Okay, next knowledge booster बताता है all the bases react with acid to form salt and water and this shows the non-metallic oxide are acidic in nature. All the bases with acids to form, जितने भी बेसिस हैं अगर वो एसिड के साथ फॉर्म हो रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये पेज भी हमारा इस तरह कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से ना ये पेज जो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 36 जो है ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पेज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में और इसके हमारे जो NCERT क्वेश्चंस हैं ना उसमें से भी इसमें से आंसर्स मिले हैं काफ़ी। तो 36 पेज को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे ताकि हमारे काफ़ी क्वेश्चंस जो है ना वो हो सकें कवर। ओके, what happened to a base in a water solution? When bases is dissolved in water, they produce hydroxide in the solution. For example, NaOH plus water, Na plus OH. ये सारे बेसिस को वाटर के साथ किया है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, मैं अभी इसी बात की चर्चा कर रहा था कि जब बेसिस को हम कर रहे हैं तो कौन से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन। एसिड के साथ तो हाइड्रोजन होता है लेकिन बेसिस के साथ क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस होता है। ये याद रखना है हमेशा। Thus the basis is defined as follow. A basis is a substance which dissolve in water give OH ions in the solution. Knowledge booster देखिए, the compound C2H5OH contain OH groups but it does not ionize
in the aqueous solution to give OH ions. Hence, it is not base. अब आपको देखो कि इस फॉर्मूले में हमारा जो फॉर्मूला है ये C2H5OH, ये फॉर्मूला क्या बना? एथेनॉल। अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है, तो OH ग्रुप बनता है। अब जैसे हम कंफ्यूज अगर हो जाएं कि अरे इसके पीछे तो OH है, तो OH तो बेसिस होता है ना। अगर हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर, लेकिन याद रखना है कि जब ये OH ग्रुप जब भी बनेगा, है ना, इथेनॉल, मिथेनॉल, दैट इज, ये सारे बेसिस नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज बूस्टर में ये बताया गया है। ऑल द बेसिस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा नहीं है कि सारे बेसिस डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ। एन एल्कली इज द बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। दे आर soapy in touch, bitter and corrosive, as they may cause harm. Never taste or the touch them, as they may causes harm. ठीक है, कभी कभी कुछ बेसिस भी हैं, वो क्या है, बर्निंग सेंसेशन दिखाते हैं। तो इस तरह हमें, जब हम एसिड के साथ बच के रहते हैं तो हमें बेसिस के साथ भी बचकर रहना पड़ेगा। What happened to the acid or bases in the water solutions? When acid are dissolved in water, they give free hydronium ions. That's important. हमने पीछे भी क्वेश्चन काफ़ी कवर करे हैं, उसमें भी यही आया है कि हाइड्रोजन जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोनियन आयंस प्रोड्यूस करता है। 7 बजे से HCl plus H2O give us H2O. An acid is a substance which, when dissolved in water, gives hydronium ions in the solution. The mixing of bases or acid with water, exothermic process. The process of mixing bases and acid in water is highly exothermic. मयंक ध्यान दीजिए, मयंक चाय दे दो। सुन रहे हो? हाँ जी। चाय पी लो, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं ये सारे अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माइक को म्यूट भी कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से सुनो। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है, मिक्सिंग ऑफ बेसिस और एसिड विद वाटर, ये पीछे जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है इस पॉइंट को कि क्या कैसे यूज करें, एसिड को वाटर के साथ कैसे यूज करें। तो मिक्सिंग ऑफ बेसिस और एसिड विद वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। दो प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। द प्रोसेस of mixing bases or acid in the water is highly exothermic. दोबारा सुनो ध्यान से, the process of mixing bases or acid in water is highly exothermic. अगर हम एसिड को या बेसिस को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम, एक चूना पत्थर होता है, चूने पत्थर को अगर हम पानी में डालते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या होता है, उबलने लगता है।
तो बाहर की तरफ वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सोथर्मिक। एसिड क्या होता है, अगर हम एसिड को एकदम वाटर के साथ डालते हैं तो क्या होगा, एकदम ऊपर की तरफ आएगा, या वाटर को एसिड में डाल रहे हैं तो इस तरह रिएक्शन करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक। तभी तो लेबोरेटरी में बताया जाता है कि टीचर के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। कई ऐसे हुए हैं केस जहां बच्चों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं एसिड और बेस, एसिड विद वाटर के साथ, तो वहां पे चोट लग गई है। तो इट मीन्स क्या है कि हम एसिड को वाटर के साथ हम कैसे यूज करना है, ये यहाँ पर सिखाया गया है। इफ वी डिजोल्व बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, अगर हम बेसिस को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम वाटर में यूज कर रहे हैं, द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी हॉटर। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जब हम चूने पत्थर को पानी में मिलाते हैं तो वो उबलने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। उसी तरह अगर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं पानी के अंदर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गर्म होने लगेगा, हॉटर होने लगेगा। दिस shows the dissolutions of bases in water is an exothermic, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सोथर्मिक की दोनों प्रॉपर्टी को जानना है कि एक्सोथर्मिक की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड में भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, बाहर की तरफ हीट इन्वॉल्व हो रही है, और बेसिस में भी बाहर की तरफ हीट हो रही है। अब हमें अब ये प्रोसेस हो गया कि अगर हम एसिड और बेस को एसिड को वाटर के साथ मिला रहे हैं तो क्या होगा, और बेस को हम वाटर के साथ मिला रहे हैं तो क्या होगा, ये चीज़ तो हमें अभी क्लियर हुई है। लेकिन हम और अच्छी तरह समझते हैं कि अगर हमें मिलाना भी है तो हमें कैसे मिलाना है, किस तरीके से मिलाना है, किस तरीके से मिक्सअप करना है एसिड को। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। एसिड, ध्यान दीजिए, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। मतलब धीरे धीरे मिला सकते हैं। धीरे कैसे मिलाएंगे, एसिड को अगर हम वाटर में मिला रहे हैं, जैसे एकदम लिया एसिड हमने, हमारे पास एसिड है, वाटर रखा है, एसिड गए और वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। वो एसिड हमारे फेस पर आ सकता है, और फेस पर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर चोट लग जाएगी, है ना। तो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट, उसको धीरे धीरे थोड़ा मिलाया, फिर क्या किया उसमें, उसको उसमें स्पून से हिलाते रहे उसको, है ना। फिर इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट, तो कभी भी क्या करना है, कैसे मिलाना है एसिड को, एस वाटर रख लो नीचे, और एसिड को धीरे धीरे मिलाओ, और धीरे धीरे उसमें स्पून को उसको हिलाते रहो। अगर water is added to the concentrated acid, the heat generated may causes the mixing to splash out the cause burn। अगर वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो वहां पर नुकसान हो जाएगा, तो वो क्या होगा, स्प्लैश एंड causes बर्न, दैट्स अ पॉइंट। ओके, क्या समझ में आया, अब तुम मेरे को समझाओगे। यस बैंक। क्या ध्यान दीजिए, सर? क्या समझ में आया अभी जो मैंने बात बताई, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया आपको, क्या समझ में सर मेरे को इसमें ये आया कि जब भी वाटर एसिड में ऐड होगा तो एसिड को वाटर में ही ऐड करना पड़ेगा। अगर वाटर को एसिड में ऐड डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा कुछ। हाँ, वेरी गुड।
तो हमें और उसको हिलाते रहना चाहिए जब वाटर में एसिड डाल रहे हो तो। हाँ, स्लोली डालना चाहिए, ऐसे नहीं कि लिए गए, लेकर गए ऐसे और फटाक दी से डाल दिया। ऐसा तो रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। धीरे धीरे, वो तो सर फिर मेरे जैसे स्लोली स्टूडेंट स्लोली। होंगे महान। ओके, जैसे इसका हम देखते हैं। अब एसिड करोसिव इन नेचर क्या है, मेटल के साथ तो करोसिव नेचर होता है। अब जैसे एसिड देने वाले आते हैं ना, साइकिल पे बेचते हैं बाहर, तेजाब ले लो, है ना, फिनाइल ले लो, दैट्स वे, तो गलियों में आते हैं। तो उनके पास भी कई तरह का एसिड होता है। एक वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उनके पास होता है, तो वो क्या करता है कि जैसे हम अपने वॉशरूम को, है ना, टॉयलेट्स को इस तरह साफ करने में उसमें कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, एकदम वो जो परमानेंट हार्डनेस जमी हुई होती है कोई गंदगी, तो वो उससे एकदम हट जाती है। तो कहीं ना कहीं वो हैवी रिएक्शन करता है उसके साथ, है ना। हमारी टाइल पत्थर तो वो चमक जाते हैं। लेकिन अगर उस एसिड को अगर हम मेटल के साथ यूज़ कर देंगे, तो मेटल की जो शाइनिंग है ना वो चली जाएगी। मेटल पर लेयर चढ़ी होती है ना, एक लेयर होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेयर कहते हैं इसको। तो अगर मेटल पर हम एसिड डाल देंगे तो उसकी जो शाइनिंग प्रोसेस है वो चमक जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम किसी मेटल जैसे टाइल्स पर इसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी शाइनिंग बढ़ जाएगी अगर उसमें कुछ डर्ट वगैरह जमा हो। तो ये भी एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन परमानेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कशन किया है कि एसिड को कैसे मिलाना है ना, बेस वाटर के साथ। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला था कि ये पेज इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ dilution of hydroxide ions and hydronium ions. Concentrated of acid and bases, mixing an acid or bases with water result in a decrease in the concentration of ions per volume. Such the process called dilution, and the acid or the bases is said to be diluted. अब हमें ये याद रखना है कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम, कुछ वीक एसिड के नाम, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के नाम, और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ वीक बेस के नाम याद रखने हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें मिला है, पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग तो सर HCl होगा। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी जैसे हम लोग सबसे खतरनाक एसिड HCl है और वो हमारे स्टमक में है। ठीक है, हमारी बॉडी में स्टमक है। तो कितना खतरनाक है, हमने कितना अच्छा खाना खाया, है ना, कितना अच्छा खाना खाते हैं हम लोग, आलू के पराठे खाए, लेकिन वो उसका क्या हाल हो के वॉशरूम में निकलता है। तो वो क्या है, इतना खतरनाक एसिड है, वो एकदम रिएक्शन करता है। तो डाइजेशन प्रोसेस में यूज कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि वहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रहा है। क्योंकि जहाँ पर HCl है, तो हमारे स्टमक की जो म्यूकस लेयर है उसमें बेसिस रिलीज हो रहा है। तो वहाँ से एसिड और बेस का रिएक्शन होता रहता है। फूड डाइजेशन में तो एसिड इन्वॉल्व रहता है, लेकिन स्टमक की प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर क्या कर रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रही है। जिसलिए क्या होगा कि हमारा स्टमक जो है सेफ है,
HCl। ओके, तो HCl जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आर स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज दे गिव लार्ज अमाउंट ऑफ hydronium ions, H plus ions in the solution. Large amount of hydronium ions. It means कि एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। सच एसिड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये सारे जितने मैंने तीनों एसिड के नाम बताए, क्या क्या है, HCl बताया, HNO3 बताया, H2SO4 बताया। ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाँ, ये फॉर्मूले याद रखने। और एसिड क्या रिलीज करता है बताइए, कौन से आयंस रिलीज कर रहा है, H plus ion। हाँ, हाइड्रोनियन आयंस। दे आर disassociation is representing by putting a single arrow towards the ions produce showing the complete dissociation or ionization. Okay. HCl प्लस वाटर, H प्लस NCl। अब ये भी रिएक्शन दिखाए गए हैं, जैसे अभी हमने जो पढ़े स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो इसमें दिखाया गया है कि हाइड्रोनियन आयंस को कैसे वो रिलीज कर रहे हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं वीक एसिड के बारे में, जैसे हम नॉर्मल अपने फूड में भी यूज़ करते हैं, है ना। और कभी कभी कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमें कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाते, लेकिन हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एसिड लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, formic acid HCOOH, and carbonic acid H2CO3, proponic acid H3PO4, which dissolve in water, dissociate only partially in the solution. As a result, the amount of hydrogen ions produced in a small is small. Such acid are called weak acids. अब वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और वीक एसिड में डिफरेंसेस क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोनियन आयंस को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं। और ये जो हमारे वीक एसिड है, ये हमारे कम हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। दीज आर द दैट्स व्हाई द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये जो एसिड जितने हैं, जो वीक एसिड है, इनको हम यूज़ करते हैं, है ना, अपने फूड में भी। फॉर्मिक एसिड जो, जैसे फॉर्मिक एसिड, जैसे अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वैसे तो दर्द होता है फॉर्मिक एसिड से, जैसे मधुमक्खी ने डंक, है ना, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अगर मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या वो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। तो ये जो एसिड है, इससे क्या है, बर्निंग सेंसेशन कम हो रहा है, लेकिन इसमें फॉर्मिक एसिड में तो दर्द होता है। तो इट मीन्स क्या है कि जब एसिड हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, बेस लगाना चाहिए। तो बेस हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, बेकिंग पाउडर लगा सकते हैं, घर में होता है उस समय। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस भी क्या है, bases like sodium hydroxide NaOH and potassium hydroxide KOH, which dissolve in water, dissociate completely into the ions. As a result, they give large amount of OH ions, and their dissociation is represented by putting a single arrow towards the ions produced. तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है।
ये लार्ज अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेसिस क्यों है? बिकॉज दे आर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस. On the other hand, like ammonium hydroxide, calcium hydroxide, which dissolve in water and dissociate only partially to give hydroxide ions. क्योंकि पार्शियली मतलब कुछ अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये वीक एसिड है, वीक बेसिस है. तो वी कैन easily identify which are the strong acid, which are the weak acid by their amount of ions, by their amount of hydrogen ions, by the amount of hydroxide ions. We easily detect. If large amount of hydrogen ion, they are strong base, वो acid. हाँ, good. If strong acid, large amount of hydrogen ions, they are strong acid, and small amount of hydrogen ion is a weak acid, Weak acid. and large amount of hydroxide ions is strong, A strong base. and small amount of hydroxide ion is a weak basis. Okay, Weak that's base. now this topic is over here. अब इसको हम समझते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन. तो उसको तो हम समझ गए कि इजीली डिटेक्ट होगा. द स्ट्रेंथ में बी सॉल्यूशन इन एन एसिड basis can determine the concentrated of hydrogen and hydroxide in the solution, which can do this the making use of universal indicators. The mix, which is the mixture of several indicators. Universal indicators show different colors of mixing different concentration of hydrogen ions in the solution. That is very difficult to how can judge there, these are the acid, these are the strong acid, these are the, which are the strong acid, which are the weak acids. We are fully confused in this topic. Now the scientists involve their pH scale. The pH scale also is very simple indicators. We can very simple judge by their process of pH scale. Okay, तो pH स्केल का इन्वॉल्वमेंट जब हुआ तो ये बहुत सिंपल हो गया कि हाउ कैन बी जज देयर, which are the acids are strong acid, which are the weak acid, and which are the bases, which are the, because the pH scale have a range 0 to 14. Dinesh Biochemistry SP Sorensen 1909. इसके कारण क्या हुआ कि pH स्केल की फॉर्मेशन हुई. The proposed the strength of acidic in the solution be expressed the term of parameter called pH. The, अब ये जो टॉपिक है ना, इसको हम सारे हाइड करते हैं कि pH का मतलब ही क्या है ना. आज हम pH का यहाँ पे मतलब समझते हैं. the P in the pH stand for, putting in a German meaning, power. P stand for power, and on the H scale can be measured from pH 0 to 14, and P stand for power and H stand for, P stand for power and H stand for Mank. H stand for hydrogen. It means the power of hydrogen. The pH scale means the power of hydrogen. That's way 0 to 14 how to judge the power of hydrogen. It means power of hydrogen means hydrogen ions, and power of hydrogen means hydroxide ions. It means how can we judge the power of hydrogen by their judge?
0 to 14, the higher the hydrogen and ions concentration, the lower is the pH. इट मीन्स क्या है कि अब इस स्केल को हम ध्यान से समझते हैं। 0 to 14, 0 to 14 क्या है, मैं ध्यान से सुनो। 0 to 14 जो है वो क्या है, हमें एक पीएच स्केल दे दिया इन सिंपल, कि हम पता लगाएंगे कि भाई क्या एसिड है क्या बेस है। ठीक है, द वैल्यू लेस देन 7, अगर 0 से 7 से लेस है तो क्या है, एसिड है बेस, एसिड। एसिड। और एज द वैल्यू जो है 7 to 14 है वो क्या है फिर, सर 7 तो न्यूट्रल हो गया, फिर 8 से 14 होगा। हाँ 7 न्यूट्रल है गुड, लेकिन 7 के बाद 7 से 14 तक सारा क्या है, वो बेसिस है, और 7 बेस। न्यूट्रल है। तो अब यहीं पर हम समझेंगे कि नीचे नॉलेज बूस्टर क्या बताता है, कि अगर हाइड्रोनियन आयन और हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दोनों बराबर हो जाएं, किस स्टेज में न्यूट्रल होगा, अगर यही क्वेश्चन आ जाए, विच इज कौन से स्टेज में न्यूट्रल होता है, जब हाइड्रोनियन आयंस और हाइड्रोक्साइड इक्वल अमाउंट में हो तो न्यूट्रल होगा। पेपर में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, किस केस में ये जो है वो न्यूट्रल है, पीएच स्केल में 7 क्यों है, हमारी बॉडी जो है वो उसका पीएच स्केल 7 है, तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिसके कारण हमारी बॉडी न्यूट्रल है। तो आंसर ये लिखना है उसमें, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियन आयन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, तो दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज अ न्यूट्रल। हमारी बॉडी में दोनों चीज हैं, एसिड भी है और बेस भी है, इसलिए हम लोग न्यूट्रल हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम न्यूट्रल नहीं रहते, हम लोग भड़क जाते हैं, भड़कते हैं ना। सर वो इथेनॉल इनटेक हो जाता है। उस केस में क्या है कि हमने खा लिया कुछ ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटपटा, है ना, ज़्यादा बेसिस ले लिए, ज़्यादा एसिड ले लिया, तो क्या है, पैरामीटर ऊपर नीचे है। इट मीन्स क्या है कि जब जो हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी जो है, वो क्या कर रहा है, वो इसी से तो चल रहा है, हाइड्रोनियन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन से। तो बीपी कम और ज़्यादा क्यों हो रहा है, वो न्यूट्रल ना होने के कारण, जब पीएच स्केल न्यूट्रल नहीं है तो क्या है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी वैसे भी बढ़ता है ना। बच्चे क्लास चल रही हो और क्लास ना लें तो पेरेंट्स का बीपी बेस बढ़ जाता है, तो उसमें भी क्या है, हमारा पीएच स्केल क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, म्यूट कर दो, म्यूट। उसके बाद देखिए क्या बताते हैं, अब दूसरा बताता है कि हाइड्रोनियन आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोनियन आयंस जो है हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ कैसे, माइक म्यूट कर लो, अपना माइक म्यूट करो। हाइड्रोनियन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन क्या बता रहा है, इट इज द सॉल्यूशन इज एसिड सेड टू बी एसिडिक। अगर हाइड्रोनियन आयंस की संख्या ज़्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयंस की संख्या कम है तो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। और इसी के दूसरे में क्या होगा, वाइस वर्स में, कि अगर हाइड्रोक्साइड्स की संख्या ज़्यादा है और हाइड्रोनियन आयंस की संख्या कम है तो वो क्या हो गया, एल्कलाइन हो गया, बेसिस हो गया। The relationship between the pH value and the acidic and basic nature in aqueous solution at 298 Kelvin is shown below. तो यहाँ पर रिलेशनशिप बताया है। अब ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बताया है, केल्विन स्केल होता है, उसमें जो नेचर में बताया पीएच वैल्यू का, एसिडिक बेसिस का, वो एक्यूरेट सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, 298 वैल्यू केल्विन होना चाहिए।
तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बहुत सुंदर हमारा ये पीएच स्केल बनाया गया है। पीएच स्केल जो है इसको हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 के बीच में है, अभी जैसे हमने पढ़ा है। पीएच स्केल को 0 से 14 तक हम मेज़र कर रहे हैं और यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो 0 से 7 तक है। 7 जो है हमारा न्यूट्रल है और 7 से लेकर 14 तक, ठीक है, वो हमारा बेसिस है। अब यहाँ पर टेबल दी है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। द पीएच वैल्यू एंड द एसिडिक एंड बेसिस इन द एक्वेरियस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। इट मीन्स केल्विन में समझ लें कि ये -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो जाए तो एसिडिक बेसिस जो है वो पीएच वैल्यू में एक्यूरेट सॉल्यूशन में रहेंगे। अब यहाँ पे टेबल जो हमें दी गई है ना, ये हमें इसमें याद रखना है कि हमारा ब्लड का पीएच क्या है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का पीएच लगभग 7 के अराउंड में रहता है। सलाइवा है उसमें 6.5 है और यूरिन है वो 6.7 है। गैस्ट्रिक जूस है उसमें 1 है। कॉफ़ी जो है लगभग 4 है। बियर भी 4 है। टमाटो जूस है उसका भी 4 है। वाइन जो है वो 2.8 है। लेमन जूस 2.2 है। विनेगर 2.5 है। HCl 0 है। देखिए HCl स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसका पीएच क्या है 0। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच क्या है 14 है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे को दे रखे हैं, तो इस टेबल को हम याद कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बैटरी एसिड्स, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यूज़ हमें दे रखी है। ये भी NH4OH, ये भी अल्कोहल है जिसका पीएच 11.6 है। तो इट मीन्स क्या है कि ये पीएच वैल्यू जो हमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताई गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि किसका पीएच कैसा कितना होता है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम पढ़ेंगे इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर बॉडी वर्क विद इन देयर रेंज 7 to 7.8, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोसेस को जानेंगे कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या पीएच वैल्यू का रोल है, ठीक है। मैं सुन रहे हैं? तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्लास खत्म। मैं ना कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो उसको करें क्या? वो क्वेश्चन कब करने हैं? क्वेश्चन अभी करने हैं आपको, लिखनी है? हाँ। मैं कुछ इस टॉपिक को अभी मैं अच्छा, समझाना लिखने की तो है। लिखने की तो सुविधा मेरे पे नहीं है। सुविधा जगाओ बेटा। चलो फिर मैं उनके आंसर दे रहा हूँ, आप याद तो करेंगे। गुरु सुधा। मैं आपको उसके आंसर दे रहा हूँ, उसको याद करेंगे? क्योंकि मैंने इतना 1 घंटा 22 मिनट हो गए मेरे को समझाते समझाते, अब याद करके सुनाओ। सर अगली क्लास को सुनाते हैं, अभी सेंटर बैठ रखा है बिल्कुल।
चलो फिर मैं ये पेज ख़त्म करता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं ओके आपको सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको याद करना, नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूँगा उसको, ठीक है? ओके सर। हाँ, अभी मैं ये पेज ख़त्म कर देता हूँ इसका। The biological importance of pH in daily life, everyday life. The biological system, our body work within the range 7 to 7.8. हमारी बॉडी का जो pH होता है वो 7 से लेके 7.8 तक pH होता है. The pH play very important role in our survival of animals, including the human being. Living organism can uh, survive only in the narrow range of the pH change. When pH of the rainwater is less than 5.6 called acidic rain. अगर एसिडिक रेन का pH जो है 5.6 से कम है, ठीक है, when pH of acid water is less than 5.6, तो एसिडिक का pH एसिड जो होती है ना, एसिड वाली बारिश, तो उसका pH क्या है, 5.6 है. When acid rain flow to the river, अगर एसिड वाला वाटर जो है अगर वो रिवर में फ्लो हो रहा है तो क्या नुकसान हो सकता है. तो जितना भी लोअर है, तो जो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, तो वो क्या हो गए, मरना शुरू हो जाएंगे. मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल क्लोज टू 7. तो जो अगर एसिड रेन क्या करती है, अगर एसिड रेन क्या हो रहा है कि उसका पीएच रेंज कम हो जाता है, तो जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो मर जाते हैं. लेकिन अगर हमें अच्छी क्रॉप को उगाना है तो हमारी जो सॉइल का जो पीएच होना चाहिए वो 7 के क्लोज में होना चाहिए. इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक, द प्लांट ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल. तो पहले भी जैसे फार्मर क्या कर रहे हैं, आजकल के फार्मर जो हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं. फार्मर एजुकेटेड होने के कारण क्या है कि वो अपनी सॉइल का पीएच को मेंटेन करते हैं और अच्छी क्रॉप को पाने के लिए. पहले के फार्मर क्या, उन्हें पता ही नहीं था हमारी सॉइल क्या है, पीएच उसका क्या है, मिट्टी का पीएच क्या है. तो वो अब पीएच वैल्यू को चेक करते रहते हैं. तो अगर पीएच वैल्यू को हम चेक करते हैं, एसिडिक ज़्यादा हो गई है, तो हम उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र को इस तरह ऐड किया जाता है ताकि सॉइल की पीएच को वैल्यू को 7 किया जा सके. तो हम सॉइल के पीएच को भी मेंटेन करते हैं जिससे हमारी अच्छी क्रॉप होती है. अगर 7 के क्लोज में है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है कि बेस्ट सॉइल कब मानी जाती है, जब पीएच रेंज उसका 7 हो, 7 के क्लोज में हो, ठीक है. और द सॉइल में बी एसिडिक एंड बेसिक नेचुरली, ये नेचुरली होता है. अगर हम क्या करते हैं, आजकल के किसान क्या कर, लगातार क्रॉप एक पे क्रॉप करते रहे. क्रॉप रोटेशन होना चाहिए. क्रॉप रोटेशन से ये फायदा है कि सॉइल का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है. ओके. The pH is also affected by the use of chemical fertilizer in the field. The pH of acidic solution can reach low as 4 that the basic soil can goes to 8.3. Chemical can add it to their soil to adjust the pH, make the suitable for growing plant. कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं. तो फर्टिलाइजर अगर मान लो ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है ना, तो भी क्या है कि सॉइल का जो पीएच है ना वो क्या हो जाता है, एसिडिक सॉइल होने पर उसका लो हो जाए, 7 से कम हो जाएगा. और ज़्यादा मात्रा में अगर बेसिक डाला गया तो वो 7 से ऊपर हो जाएगा. तो केमिकल कैन बी एडेड टू द सॉइल टू एडजस्ट, केमिकल डाले जाते हैं ताकि
सॉइल में पीएच को मेंटेन किया जा सके। ओके, एक और यहाँ पे टॉपिक है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। द पीएच प्ले वाइटल रोल इन द डाइजेस्टेड फूड and the other biochemical reactions inside the human animal body. Our stomach produce the hydrochloric acid which help in the digestion of food without harming the stomach. देखिए मैंने पीछे अभी टॉपिक में इसको पहले ही बताया था कि पीएच का रोल जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा है। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड which help the digestion of food without harming the stomach, during the indigestion the stomach produce too much acid and this causes pain and irritation. कभी कभी हम जाते हैं और देखते हैं कि शादी में जा रहे हैं, जैसे अभी तुम ही शादी में गए हो तो देख कर खाना है, ये नहीं कि बस खाने में टूट पड़ो, है ना, ऐसा नहीं। तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। और फिर अगर एसिडिटी होगी तो हमें क्या रखना है, इसका सॉल्यूशन भी है हमारे आंसर में। द कॉमन यूज फॉर एंट्राइक एसिड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। दुकान पे जाने क्या बोलना है कि हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दे दो, तो दुकान वाला नहीं देगा, तो हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे कि इनो दे दो। ठीक है, इनो मांगना है। रखा है कि नहीं रखा, ले गए कि नहीं ले तो एसिडिक क्या है कि अगर इस तरह की मेडिसिन जो है वो हेल्पफुल होंगी, वो क्या करती हैं, हमारे स्टमक को बैलेंस कर देती हैं। ज़्यादा मात्रा में एसिडिक होना तो प्रॉब्लम हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको बेसिस, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है जिसको हम इनो बोलते हैं, वो क्या है, साइंटिफिक वर्ड क्या नाम है उसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है ना। केमिस्ट से भी जाके बोलोगे वो भी नहीं देगा, फिर उसको भी इनो ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब आंसर भी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ट्रीटमेंट में क्या लेंगे, तो हम इनो नहीं लिख सकते, हमें लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा स्टमक, पेट के जो इरिटेशन है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम इजीली देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ऑलरेडी बैलेंस में रहता है। इम्बैलेंस कब होता है, जब हम क्या खाते हैं, उल्टा सीधा खा लें। आजकल के बच्चे बस मम्मी के हाथ का तो कुछ खाएंगे नहीं, खाना है तो उन्हें बाहर का, जोमेटो से ऑर्डर करना है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, फिर बाद में वो गंदे ऑयल वगैरह से बनता है ना, और किन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिसके कारण जो है फिर पेन इरिटेशन वगैरह होता है। तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर, तब ये डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस होगा। ठीक है, तो अवॉइड करना है हमें, बाहर से कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है। और जो भी हम शादी में जाते हैं तो वहाँ पे देखना है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या होता है, अच्छे ऑयल से नहीं बनता, है ना, तो इसीलिए हमें देख देख के भी वहाँ पर भी खाना चाहिए। कहते हैं ना कि अन्न पराया है, पेट पराया नहीं है, स्टमक हमारा खुद का है, तो इसलिए इसको सेफली यूज़ करना है लाइफ टाइम तक, लंबी वैलिडिटी रखनी है इसकी। ओके ओके सर। और ये वाला पेज भी कर लें क्या, कल करते हैं ना सर फिर। अच्छा, तो क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप उसको करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, बाय। ओके।